दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी की जो आपको आखिरी मिनट तक सीट से उठने नहीं देगी। फिल्म की कहानी हमें दिखाती है कि जब इंसान एक बंद जगह में फंस जाता है तो जिंदा रहने के लिए वह किस हद तक जा सकता है। कहानी शुरू होती है एक नई शादीशुदा कपल से जो ऑफिस का काम खत्म करके अपने हनीमून ट्रिप पर निकलने वाले होते हैं। दोनों बेहद खुश हैं और भविष्य के सपने देख रहे हैं। रात काफी हो चुकी होती है। वे एक हाई राइज बिल्डिंग की ग्लास एलिवेटर में नीचे जा रहे होते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक और आदमी अंदर आ जाता है। अचानक किसी के आने से दोनों थोड़ा असहज महसूस करते हैं और सामान्य व्यवहार करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही छोटी सी देरी उनकी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ही देर बाद एलिवेटर अचानक झटके के साथ रुक जाती है। सभी बटन एक साथ चमकने लगते हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। तीनों समझ जाते हैं कि वे एक गंभीर तकनीकी खराबी के कारण बीच हवा में फंस चुके हैं। महिला पहले से ही थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक स्वभाव की होती है, यानी बंद जगहों से उसे घबराहट होती है। स्थिति समझते ही उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। उसका पति एंटोन उसे शांत करने की कोशिश करता है। वह समझाता है कि कम से कम यह पूरी तरह बंद कमरा नहीं है। चारों तरफ बड़ी बड़ी ग्लास विंडोज हैं, जिनसे बाहर शहर का नजारा साफ दिखाई देता है। यूलिया खुद को संभालने के लिए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उधर तीसरा व्यक्ति आइगोर इमरजेंसी सिस्टम से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह बार बार हेल्प बटन दबाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। ये बात सबको और परेशान कर देती है। फिर तीनों अपने मोबाइल फोन निकालते हैं ताकि किसी को कॉल कर सकें, लेकिन एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही होती है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद उनके फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा होता। अब उनके पास मदद मांगने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचता। उन्हें सिर्फ एक उम्मीद दिखाई देती है, एलिवेटर में लगा सीसीटीवी कैमरा। वे सोचते हैं कि शायद सिक्योरिटी रूम में कोई उनकी स्थिति देख ले और रेस्क्यू टीम भेज दे। यूलिया का डर कम करने के लिए उसका पति एंटोन माहौल हल्का बनाने की कोशिश करता है। वह एक इंटरनेट स्टोरी सुनाता है जिसमें एक व्यक्ति घंटों तक एलिवेटर में फंसा रहा था और बाद में उसने कंपनी से अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन हासिल कर लिया था। मजाक मजाक में वह अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। तीसरा व्यक्ति भी उसका साथ देता है और दोनों कैमरे के सामने अपनी स्थिति रिकॉर्ड करने लगते हैं ताकि बाद में यह सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन समय धीरे धीरे बीतता जाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं। न कोई रेस्क्यू टीम आती है, न कोई जवाब मिलता है। अब यूलिया का धैर्य जवाब देने लगता है। वह फैसला करती है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। घबराहट में वह एलिवेटर के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश शुरू कर देती है। ये बेहद खतरनाक काम था, लेकिन उस समय उसके लिए डर से बड़ा कुछ नहीं था। आखिरकार बाकी दोनों भी उसकी मदद करने लगते हैं। काफी मेहनत के बाद एलिवेटर का दरवाजा थोड़ा खुल जाता है, लेकिन बाहर जो दिखाई देता है उसे देखकर तीनों के चेहरे उतर जाते हैं। एलिवेटर 2 मंजिलों के बीच में अटकी हुई होती है। सामने सिर्फ कंक्रीट की मोटी दीवार होती है और नीचे झांकने पर सैकड़ों फीट गहरी खाई जैसी ऊंचाई दिखाई देती है। यूलिया तुरंत पीछे हट जाती है। तभी उसकी नजर सामने वाली इमारत पर पड़ती है। उसे एक ऑफिस की खिड़की में कोई एम्प्लॉय काम करता हुआ दिखाई देता है। उम्मीद की एक किरण जागती है। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन दोनों इमारतों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। लगातार चिल्लाने की वजह से उसकी हालत और बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसे पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगता है। अब उसके पति को समझ आ जाता है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो खतरा सिर्फ एलिवेटर में फंसने का नहीं, बल्कि उनकी जान का भी हो सकता है। काफी देर की घबराहट और कोशिशों के बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो एंटोन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगने लगता है कि जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें इस मुसीबत में फंसाया हो। लेकिन तभी उसकी पत्नी को एक और डरावनी बात याद आती है। आज फ्राइडे की रात थी, मतलब अगले 2 दिन ऑफिस पूरी तरह बंद रहने वाला था। अगर किसी ने उनकी कमी महसूस नहीं की तो शायद सोमवार से पहले कोई उन्हें ढूंढने भी नहीं आएगा। ये सोचकर तीनों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। समय धीरे धीरे गुजरता रहता है। बाहर शहर की रोशनी चमक रही होती है, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। मजबूरी में वे आपस में बातें करने लगते हैं ताकि डर कम हो सके। इसी दौरान तीसरा व्यक्ति इगोर अपने परिवार के बारे में बताना शुरू करता है। उसकी आवाज अचानक भारी हो जाती है। पता चलता है कि कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसने अपने बेटे को खो दिया था। उस सदमे को उसकी पत्नी भी सहन नहीं कर पाई और कुछ समय बाद उसने भी दुनिया छोड़ दी। ये दर्द भरी कहानी सुनकर माहौल और बोझिल हो जाता है। यूलिया पहले से ही पैनिक और एंजाइटी से जूझ रही थी। इगोर की मानसिक हालत देखकर वह और घबरा जाती है। वह तुरंत कंट्रोल पैनल के पास जाकर बार बार बटन दबाने लगती है। उसे इगोर के दुख से सहानुभूति तो थी, लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था कि आदमी मानसिक रूप से अस्थिर होता जा रहा है। उसकी पहली प्राथमिकता अब किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना थी, लेकिन उसकी बात इगोर को चुभ जाती है।
अचानक उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। जो आदमी अब तक शांत दिखाई दे रहा था वह अपना असली इरादा सामने ले आता है। वह हंसते हुए कहता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं है बल्कि एक सोची समझी योजना है। ये सुनकर दोनों पति पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इगोर अपनी जेब से एक डिवाइस निकालता है और बताता है कि उसी की मदद से उसने एलिवेटर सिस्टम को कंट्रोल किया है। वह कुछ बटन दबाता है और देखते ही देखते बंद पड़ी लिफ्ट धीरे धीरे हिलने लगती है। अब साफ हो चुका था कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। कुछ ही पल बाद इगोर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है। अब उसकी असली कहानी सामने आती है। उसने महीनों तक एक सड़क हादसे की जांच की थी। उसे यकीन था कि उसके बेटे की मौत के पीछे यही पति पत्नी जिम्मेदार हैं। उसका प्लान था कि उन्हें इस बंद जगह में फंसाकर मानसिक दबाव डाला जाए ताकि वे खुद अपना अपराध कबूल कर लें। लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर निकल चुके थे। अब वह सच जानने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। एंटोन तुरंत सफाई देता है। वह कसम खाकर कहता है कि उसने कभी किसी बच्चे को गाड़ी से नहीं टक्कर मारी। उसकी बातों में सच्चाई दिखाई देती है जिससे इगोर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक नया शक पैदा होता है। वह अचानक यूलिया की तरफ बढ़ता है। एंटोन तुरंत बीच में आ जाता है और अगले ही सेकंड एलिवेटर के अंदर भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। जगह बेहद कम थी इसलिए लड़ाई और भी खतरनाक बन जाती है। लेकिन उम्र में बड़ा होने के बावजूद इगोर बेहद आक्रामक साबित होता है। कुछ ही देर में पति पत्नी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वह उन पर लगातार हमला करता है और उनसे सच उगलवाने की कोशिश करता है। इगोर बताता है कि उसने हादसे से जुड़ी हर जानकारी इकट्ठी की थी। उस रात एक कार ने उसके बेटे को टक्कर मारी थी। जांच में पता चला कि हादसे से पहले यह कपल पास के एक बार में मौजूद था। उनकी कार का मॉडल भी उसी कार से मिलता था जिसे उसने घटनास्थल के पास देखा था। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद वही कार रिपेयर के लिए भी भेजी गई थी और उसका नुकसान भी हादसे से मेल खाता था। बस एक चीज थी जिसे वह पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। हादसे की रात वह काफी दूर था। उसे सिर्फ इतना याद था कि ड्राइवर सीट से एक छोटे बालों वाली लड़की बाहर निकली थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह घबराकर तुरंत गाड़ी लेकर भाग गई। इसी वजह से इगोर को पूरा यकीन था कि असली दोषी यूलिया है। एंटोन बार बार कहता है कि कार हमेशा वही चलाता था। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह घबराकर तुरंत गाड़ी लेकर भाग गई। यूलिया बार बार यही कहती रहती है कि इगोर गलत लोगों को पकड़ रहा है। उसका कहना था कि शायद हादसे वाली रात सदमे और गुस्से में उसने किसी और को देख लिया होगा। इगोर भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसने सचमुच गलत निष्कर्ष तो नहीं निकाल लिया। वह यूलिया को खड़ा होने के लिए कहता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। लेकिन जितनी देर वह उसे देखता है उतना ही उसका यकीन बढ़ता जाता है कि हादसे वाली रात उसने इसी लड़की को देखा था। अचानक उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। उसे लगता है कि दोनों अब भी उससे झूठ बोल रहे हैं। अगले ही पल वह दोबारा हमला कर देता है। एंटोन तुरंत बीच में आ जाता है और पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। यूलिया भी मौका देखकर पलटवार करती है। तीनों के बीच फिर से जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। काफी देर तक धक्का मुक्की और हाथापाई चलती रहती है लेकिन इस बार हालात अचानक बदल जाते हैं। संघर्ष के दौरान इगोर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और कुछ ही देर बाद वहीं गिर पड़ता है। एलिवेटर के अंदर सन्नाटा छा जाता है लेकिन उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस डिवाइस और फोन की मदद से इगोर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था वह लड़ाई के दौरान टूट चुका था। अब न तो कोई बाहर से संपर्क कर सकता था और न ही वे खुद बाहर निकल सकते थे। कुछ देर में रखे कपड़े और मोजों का इस्तेमाल करके वे हाथों को बचाते हैं और किसी तरह ऊपर चढ़कर वेंट को बंद करने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद गर्म हवा का बहाव कुछ हद तक रुक जाता है लेकिन पूरी तरह नहीं। थोड़ी थोड़ी गर्मी अब भी अंदर आ रही थी। समय के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है। उनके पास बची हुई एकमात्र पानी की बोतल भी जल्द खत्म हो जाती है।
तभी अचानक एलिवेटर के कम्युनिकेशन पैनल से आवाज आने लगती है। दोनों की उम्मीद जाग उठती है। वे तुरंत मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल स्पीकर से सिर्फ धीमा संगीत बजने लगता है। अब उन्हें समझ आता है कि कोई उनकी हालत देखकर मजे ले रहा है। यह मदद नहीं बल्कि मानसिक यातना थी। एंटोन समझ जाता है कि अगर उन्हें जिंदा बचना है तो कोई नई चाल चलनी होगी। वह चुपके से यूलिया को अपना प्लान बताता है। फिर कैमरे की तरफ देखकर वह झूठी कहानी गढ़ना शुरू कर देता है। वह कहता है कि हादसा उसी ने किया था और डर की वजह से वहां से भाग गया था। साथ ही यह भी कहता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो वह खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। कुछ देर बाद एलिवेटर अचानक चलने लगती है। धीरे धीरे ऊपर जाते हुए दोनों को बाहर की सुबह की रोशनी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद आखिरकार उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। अचानक एलिवेटर तेजी से नीचे गिरने लगती है। दोनों डर के मारे फर्श पर लेट जाते हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब उनका अंत निश्चित है, लेकिन आखिरी क्षण में एलिवेटर रुक जाती है। ये सिर्फ उन्हें डराने और तोड़ने का एक और तरीका था। हालांकि इस झटके से ग्लास पैनल्स में दरारें पड़ जाती हैं और दोनों भी घायल हो जाते हैं। अब एंटोन समझ चुका था कि विनती और माफी से कुछ नहीं होने वाला। अब एंटोन का धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह कैमरे की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाता है, अगर हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। एक इंसान की तरह छुपकर खेल खेलने से कोई बहादुर नहीं बन जाता। फिर वह जल्दी जल्दी अपने बैग की तलाशी लेने लगता है। उसे एक च्युइंग गम और कुछ प्लास्टिक कार्ड्स मिल जाते हैं। वह गम को चबाकर कैमरे के ऊपर चिपका देता है ताकि सामने वाला उनकी हर हरकत न देख सके। इसके बाद वह नीचे गिरे हुए चाकू की मदद से कंट्रोल पैनल खोलने की कोशिश करता है। उसका इरादा था कि किसी तरह एलिवेटर के कंट्रोल सिस्टम को डिसेबल कर दिया जाए, लेकिन अंदर की वायरिंग और सर्किट सिस्टम इतना जटिल था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या छेड़े और क्या न छेड़े। उधर यूलिया की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। घंटों की घुटन, डर और तनाव के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। एलिवेटर का दरवाजा थोड़ा खुला और उसके अंदर एक मोटी पाइप घुसा दी गई। अगले ही पल तेज रफ्तार से पानी अंदर आने लगा। दोनों संभल पाते उससे पहले ही पानी का दबाव उन्हें फर्श पर गिरा देता है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद कोई उनकी मदद कर रहा है। प्यास से बेहाल दोनों पानी पीने लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें समझ आ जाता है कि यह मदद नहीं, एक और जानलेवा खेल है। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। दरवाजा न पूरी तरह खुल रहा था और न बंद हो रहा था। अब एलिवेटर धीरे धीरे पानी से भरने लगी। दोनों मिलकर पानी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज दबाव के सामने उनकी ताकत बेकार साबित होती है। इसी दौरान इलेक्ट्रिकल पैनल में खराबी आ जाती है। पूरे एलिवेटर में अलार्म बजने लगता है। एंटोन को उम्मीद थी कि इतनी तेज आवाज सुनकर कोई न कोई जरूर अलर्ट हो जाएगा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। अब उनकी सांस लेने की जगह भी कम होती जा रही थी। यूलिया पैनिक में आने लगती है। उसे देखकर एंटोन समझ जाता है कि अब इंतजार करने का मतलब मौत को बुलाना है। वह गहरी सांस लेकर पानी में गोता लगाता है। उसे याद आता है कि पहले झटके में ग्लास वॉल पर एक क्रैक पड़ गई थी। वह उसी जगह पहुंचकर पूरी ताकत से चाकू मारना शुरू कर देता है और आखिरकार ग्लास टूटने लगता है। आखिरी क्षण में एक बड़ा छेद बन जाता है। तेजी से बाहर निकलता पानी पूरे एलिवेटर को खाली कर देता है। किसी तरह दोनों मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। नीचे की मंजिलों पर सेफ्टी मैश लगा हुआ था, मतलब विंडो तो टूट चुकी थी, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता अब भी नहीं था। अब यूलिया पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं। वह कैमरे की तरफ देखकर अपनी गलती स्वीकार करने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ बता पाती, सामने वाला व्यक्ति कैमरा ही तोड़ देता है। उसे लगता है कि यह भी कोई नया झूठ होगा। उसे क्या पता था कि इस बार यूलिया सच बोलने वाली थी। असलियत यह थी कि उस रात पार्टी के बाद उसने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। उसने ड्राइवर बुलाने का सोचा भी था, लेकिन घर पास होने की वजह से उसने खुद गाड़ी चलाने का फैसला कर लिया और वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हादसे के बाद वह मदद करना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे कमजोर बना दिया। जेल जाने के डर और घबराहट में वह वहाँ से भाग गई। रोते हुए वह बार बार खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है। मैं बुरी इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ डर गई थी। लेकिन उसकी आवाज उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं रही थी। उधर दूसरी तरफ कहानी बदल चुकी थी। अलार्म की आवाज सुनकर पुलिस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी। रहस्यमयी शख्स जब दूसरे कैमरे से बाहर का हाल देख रहा था, तभी किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। कुछ ही देर में एलिवेटर दोबारा चलने लगती है। इस बार वह सीधे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है। दरवाजा खुलते ही बाहर चमकती रोशनी और खुला लॉबी एरिया दिखाई देता है, लेकिन एंटोन को सब कुछ बहुत आसान लग रहा था। उसे यकीन था कि यह भी किसी बड़े जाल का हिस्सा हो सकता है। वह यूलिया को एलिवेटर के अंदर ही रुकने के लिए कहता है और खुद सावधानी से बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जब यूलिया की आंख खुलती है तो वह खुद को बिल्डिंग के विशाल लोगो स्ट्रक्चर से बंधा हुआ पाती है। वह घबराकर माफी मांगने लगती है। अब पहली बार रहस्यमय व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि हादसे की असली जिम्मेदार वही थी। गुस्से में उसका चेहरा बदल जाता है। वह बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यूलिया रोते हुए एक ऐसी बात बताती है जो पूरे माहौल को अचानक बदल देती है।
कांपती हुई आवाज में यूलिया बताती है कि वह मां बनने वाली है। ये सुनते ही वहां मौजूद व्यक्ति कुछ पल के लिए रुक जाता है। उसी समय दूर से पुलिस और इमरजेंसी व्हीकल्स के सायरन की आवाज भी सुनाई देने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर वह गुस्से में कोई बड़ा कदम उठाता है तो उसका भविष्य भी बर्बाद हो सकता है। कुछ क्षण तक वह खामोश खड़ा रहता है। उसके अंदर बदले की आग और वर्षों का दर्द लगातार टकरा रहे थे। आखिरकार वह ऐसा फैसला करता है जो यूलिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। उसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि उसे हर दिन अपने किए की याद दिलाना था। इसके बाद वह पहली बार अपना चेहरा दुनिया के सामने लाता है। तब पता चलता है कि यह पूरा खेल किसी अपराधी ने नहीं, बल्कि उस परिवार के एक मेंबर मरीना ने रचा था, जिसने हादसे में अपना सबसे अनमोल रिश्ता खोया था। उनके लिए यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। उनका मानना था कि अगर उनकी दुनिया बिखर गई तो जिम्मेदार लोगों को भी अपने कर्मों का बोझ जिंदगी भर उठाना चाहिए। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक कई अहम सबूत नष्ट हो चुके होते हैं। मॉनिटरिंग सिस्टम और सिक्योरिटी फुटेज भी अधूरी हालत में मिलती है। जांच के दौरान अधिकारियों को सिर्फ वही रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें एंटोन खुद को हादसे का जिम्मेदार बता रहा था। बाकी सच्चाई हमेशा के लिए धुंधली रह जाती है। यूलिया भी पूरी सच्चाई सामने नहीं लाती। वह जानती थी कि अब उसके हर फैसले का असर सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचता है। उपलब्ध सबूतों के आधार पर एंटोन को सजा मिलती है। वह अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए यह बोझ खुद पर ले लेता है। सालों बाद जब जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगती है, तब भी उस रात की यादें उनका पीछा नहीं छोड़ती। हर व्यक्ति अपने अपने घावों के साथ जी रहा होता है। किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपना भविष्य और किसी ने अपने मन की शांति। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख भी है। कभी कभी एक गलत फैसला केवल कुछ सेकंड का होता है, लेकिन उसके परिणाम कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं, बल्कि अपराध बोध, बदले, न्याय और आत्म स्वीकार की कहानी है, जहाँ हर किरदार अपने तरीके से टूटता है और फिर उसी टूटन के बीच खुद को दोबारा खोजने की कोशिश करता है।